Good morning, friends. Now, this is part 2 of Introduction of Business Economics. In this part, you will study about positive and normative economics. Well, positive and normative economics क्या होता है? Positive economics explains facts. वो हमको ये बताता है कि क्या होता है. जैसे प्राइस बढ़ता है, डिमांड गिरता है. प्राइस गिरता है, डिमांड बढ़ता है. प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है. इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा. तो ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी फैक्ट्स हैं. तो जब कभी भी हम फैक्ट्स को पढ़ते हैं, हम उसको पॉजिटिव साइंस बोलते हैं. तो पॉजिटिव साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड का क्या होगा, इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा. हमको पॉजिटिव साइंस ये बताता है, जबकि नॉर्मेटिव साइंस हमें ये बताता है कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए. जैसे आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको किसी की किताब नहीं चुरानी चाहिए, आपको किसी को तंग नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए. तो नॉर्मेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जहाँ पर हम नेगेटिव बातों को बोलते हैं कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, तो हम उसको नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं. तो जब हम इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव बातें करेंगे तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा. नाउ एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे क्या होना चाहिए देश का नेशनल इनकम, इतनी गरीबी नहीं होनी चाहिए, सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस. तो ऐसी बातें जब हम देखते हैं तो हम उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं. नाउ पॉजिटिव साइंस लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करके ये नहीं कहता कि ये सही है, वो ये नहीं कहता कि ये गलत है. वो तो सिर्फ ये कहता है कि हाँ, दिस इज़ द फैक्ट. ये वो सिर्फ चीज़ों को समझा देता है. वो ये नहीं बताता क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए. आपका पैसा है एंड यू आर द बेस्ट जज वे टू स्पेंड योर मनी. आप अपने पैसे से दूध खरीदो, आप अपने पैसे से शराब खरीदो. हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम ऐसा करें या हम ऐसा ना करें. तो पॉजिटिव साइंस में हम सिर्फ ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए. हम इसके बारे में कोई बात नहीं करते, हम कोई डिस्कशन नहीं करते. तो पॉजिटिव साइंस किसी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करके जजमेंट नहीं देता कि आपकी पॉलिसी सही है. वो ये भी नहीं कहता कि आपकी पॉलिसी गलत है. आपका पैसा है एंड यू आर द बेस्ट जज वे टू स्पेंड योर मनी. लेकिन नॉर्मेटिव साइंस कहता है आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए. देखिए, रियलिस्टिक बात करें तो अगर आप किसी को कहें कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, तो वो आपकी बात मानेगा नहीं ना. तो जब आपकी बात मानेगा ही नहीं तो आप उसको कह क्यों रहे हैं. तो लाइनल रॉबिन्स जो कि एक बहुत नोटेड इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे, वो ये कहते थे कि हम इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव नेचर का है. हम किसी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करके ये नहीं कहते ये सही है, हम ये नहीं कहते ये गलत है. ये आपका पैसा है. उन्होंने कहा द जॉब ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज लाइक एन एक्सपर्ट who explain what consequences are likely to follow certain action, but as an economist he never explain about the consequences of certain actions. वो आपको ये नहीं बताएगा कि जो हुआ है वो सही है कि गलत है, राइट है कि रॉन्ग है, उचित है कि अनुचित है. वो सिर्फ आपको ये बताता है कि क्या होता है. दैट्स इट. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? अगर एक मोबाइल फ़ोन टेबल से गिरेगा तो नीचे आएगा, दैट्स इट. लेकिन गिरने पर उसका हश्र क्या होगा? वो टूट जाएगा. क्या ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है? ये तो नहीं बताता. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि एवरी कमोडिटी कम अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. लेकिन गिरने पर उसका क्या होगा वो ये नहीं बताता आपको कि वो सही है कि गलत है. तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सिर्फ ये बताता है कि क्या होता है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो नहीं बताता कि ये सही था या गलत था. तो अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स पॉजिटिव नेचर का है. लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ये कहते कि नहीं, इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव नेचर का है. हम इकोनॉमिक्स में ये तो नहीं बताते किसी को कि शराब मत पियो, दूध पियो, लेकिन हम उसको बड़ी बड़ी स्टैट्यूटरी वार्निंग दे करके डराने की कोशिश करते हैं, भाई शराब मत पियो, पियोगे तो तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे.
हम उसको सिगरेट के पैकेट के ऊपर सड़े गले फेफड़ों की तस्वीर लगाकर बताने की कोशिश करते हैं कि देखो अगर सिगरेट पियोगे तो तुम्हारे भी ऐसे हो जाएंगे। हम इम्प्लाइड वार्निंग उसको देते हैं। हम उसको ये नहीं बताते कि आप ऐसा करो या ऐसा ना करो, लेकिन हम उसको जेस्चर्स के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये गलत है। तो एल्फ्रेड मार्शल कहते थे कि इकोनॉमिक्स वेलफेयर नेचर का है, तो अगर आपको वेलफेयर अटेन करना है तो ये बताना पड़ेगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चंस क्या बनेंगे? पॉजिटिव साइंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नॉर्मेटिव साइंस एक्सप्लेन व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट नॉट टू बी। पॉजिटिव साइंस डू नॉट इवैल्यूएट, नॉर्मेटिव साइंस इवैल्यूएट। पॉजिटिव साइंस को कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता, नॉर्मेटिव साइंस वैल्यू जजमेंट देता है। किसने कहा इकोनॉमिक्स पॉजिटिव नेचर का है? रॉबिन्स ने कहा। और किसने कहा इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव नेचर का है? तो एल्फ्रेड मार्शल ने कहा। तो ये बातें और फिर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे और आपको ये पता करना होगा कि ये पॉजिटिव नेचर का है कि नॉर्मेटिव नेचर का है। तो मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर स्टेटमेंट नॉर्मेटिव हुआ तो स्टेटमेंट में शुड बी, शुड नॉट बी, ऑट टू बी, ऑट नॉट टू बी होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो स्टेटमेंट को पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको कुछ सजेशन दे रहा है। समझ गए बात को? तो ये हमारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस का रिलेशनशिप कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। नाउ अब हम बात करते हैं स्कैर्सिटी की। सी, स्कैर्सिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। डिमांड अनलिमिटेड है जिसकी वजह से स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर अनलिमिटेड वांट्स नहीं होती तो स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो हम जब भी कहते हैं कि देयर इज स्कैर्सिटी तो इसका मतलब ये भी है कि देयर इज अनलिमिटेड वांट्स। देखो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां एक पहलू में हम स्कैर्सिटी को पढ़ते हैं तो दूसरे पहलू में हम अनलिमिटेड वांट्स को पढ़ते हैं। अब इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। क्या बनाएं? तो सवाल उठता है कि क्या बनाएं? ये पूछ ही क्यों रहे हो? सब बनाओ। क्या नहीं चाहिए हमको? क्या हमको डैम्स नहीं चाहिए? क्या ब्रिजेस नहीं चाहिए? स्कूल नहीं चाहिए? कि कॉलेजेस नहीं चाहिए? चाहिए सब कुछ। तो फिर सवाल ही क्यों पूछते हो कि क्या बनाएं? तो जब चाहिए सब कुछ तो आप क्यों पूछ रहे हो कि क्या बनाएं? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग। इट इज़ वेरी मच करेक्ट कि हमको चाहिए सब कुछ, लेकिन हम सब कुछ बना नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिक पास साधनों का अभाव है। वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नाउ we have to choose out of the numerous usage, out of the numerous wants, we have to choose the most important want. हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स को चूज करें कि हम अपनी रिसोर्सेज को डैम बनाने में लगाएं कि स्कूल बनाने में लगाएं, प्लेन्स बनाने में लगाएं कि कार्स बनाने में लगाएं। तो अब हमको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि अब बनाएं कैसे। देखिए देश में सभी चीज़ें होती हैं, लेबर भी है, कैपिटल भी है, लेकिन किसी देश में लेबर ज़्यादा और कैपिटल कम, और किसी देश में कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम होगा। तो जिस देश में लेबर ज़्यादा है वहाँ लेबर सस्ता होगा, जिस देश में कैपिटल ज़्यादा है वहाँ कैपिटल सस्ता होगा। तो जो देश लेबर सरप्लस है वो सस्ते लेबर की मदद से बनाए और ऐसे गुड्स को बनाए जहाँ पर उसका सस्ता लेबर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है और कैपिटल कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। और जो देश कैपिटल अबंडेंट है वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए जहां पर ज्यादा कैपिटल इस्तेमाल होता है और लेस लेबर इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद मेरे सामने आती इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कि किसके लिए बनाएं। फिर वही सवाल, किसके लिए बनाएं? एक बात बताइए, किसको नहीं चाहिए? क्या हर किसी का एजुकेशन पर हक नहीं है? क्या हर किसी को हेल्थ सर्विसेज नहीं चाहिए? सबको चाहिए, लेकिन हम सबको दे नहीं पाएंगे। कारण अगेन स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी सिर्फ अकेले कारण नहीं है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। स्कैर्सिटी हैव रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस आल्सो, जिसकी वजह से हमारे सामने प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एग्रेवेटेड और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। देखिए मान लीजिए कि आप स्टील से सिर्फ मशीनें बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। तो अगर स्टील की स्कैर्सिटी है तो इसका मतलब क्या है कि आप कम मशीनें बना पाओगे। लेकिन सोचो, इसकी स्टील से आप सिर्फ मशीनें ही नहीं, आप प्लेन्स भी बना सकते हो,
एयर कंडीशनर्स भी बना सकते हो, कार्स भी बना सकते हो। जब इतनी सारी जगहों पर स्टील इस्तेमाल हो जाएगा तो मशीन के लिए और कम बचेगा कि नहीं? तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई जब हमको ये पता चला कि एक तो स्कैर्सिटी है और ऊपर से इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ये मेरे पास 3 ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, 2 मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉब्लम यह है कि आप इन रिसोर्सेज को कैसे इंप्रूव करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। क्या आप इन रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं? आर द रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड? अब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें रिसोर्सेज को और वेस्टेज ना करें। और दूसरी बात, हाउ the resources can be improved either by the means of technology, either by the means of innovations। तो ये हमारे पास 2 मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। नाउ मेरे पास है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के हैं, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव, कमांड और कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं और प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहाँ रिसोर्सेज का ओनर जो है जनता होती है, यहाँ कलेक्टिव ओनरशिप होता है, लेकिन कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन आप नहीं कर सकते हैं। सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो डिसीजन है सरकार की प्लानिंग अथॉरिटी लेती है, यानी कि सरकार तय करती है कि क्या बनेगा, सरकार तय करती है कि कैसे बनेगा और सरकार ही तय करती है कि किसके लिए बनेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको खाना देंगे, लेकिन खाना क्या होगा वो हम तय करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा वो हम तय करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, ऐसा सोशलिज्म है। लेकिन सोशलिज्म आज एक तरीके की कल्पना बन के रह गया है। कोई भी इकॉनमी सोशलिज्म की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। यूएसएसआर टूट गया, क्यूबा कंगाली की कगार पर खड़ा है। देखिए, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कभी भी पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाए। आज धीरे धीरे पूरे विश्व में से सोशलिज्म खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वो पूछते हैं कि कौन सी इकोनॉमी आज मिथ है, तो जवाब होगा कि सोशलिज्म में मिथ ना हो। समझ गए बात को? अब मैं बात करता हूं कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म को हम लोग फ्री मार्केट बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं और लेसेज फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेसेज फेयर इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हम इसको फ्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर फ्री है। सोशलिज्म में कंज्यूमर को आज़ादी नहीं है कि वो अपने मर्जी अनुसार खा सके, पहन सके, लेकिन कैपिटलिज्म में उसके पास आज़ादी है कि वो जो मर्जी चाहे खरीदना खरीद सके, वो जहां मर्जी चाहे पैसा खर्च कर सके, उसके पास हर तरीके की आज़ादी है। यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है। आपको ये टर्म पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सॉवरेनिटी? इसका मतलब है कंज्यूमर इज फ्री, कंज्यूमर इज नॉट एट ऑल गाइडेड बाय द गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट सेइंग्स। वो अपनी मर्जी अनुसार जो मर्जी खरीदना चाहे खरीद सकता है। यहाँ पर राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना? और सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है। आजकल ज़्यादातर इकोनॉमी जो हैं कैपिटलिस्टिक हैं, यस, और बेहतर कहें तो ज़्यादातर इकोनॉमी मिक्स्ड हैं, क्योंकि उसके अंदर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के मिक्सचर्स होते हैं, तो दोनों के एडवांटेजेस उसके अंदर समाये होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ड्वेल प्राइस सिस्टम होता है। कुछ चीज़ों का दाम गवर्नमेंट तय करती है, कुछ चीज़ों का दाम बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है। जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इट इज़ डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। वेयर एज मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, कपड़ा हो गया, ये नॉन इसेंशियल गुड्स हैं, तो इनका प्राइस तय होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मुस्कुराते हुए मिलना, बाय।